देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात बहराइच कांड की होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन के लिए कितने दिनों का अल्टीमेटम मिला है? बुलडोजर एक्शन की जद में किस किस के घर आने वाले हैं? दंगे वाले मोहल्ले में क्यों डर का माहौल है? आपको बहराइच से एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको दिल्ली की हवा पानी क्यों जहरीली हो गई है, दिल्ली के यमुना में जहरीला झाग कहां से आया, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कितने मामले सामने आ चुके हैं, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले बात बहराइच कांड की। सबसे पहले बात बहराइच कांड की करते हैं। बहराइच हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर भी हो गया है और अब दंगे वाले मोहल्ले में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। 13 अक्टूबर को जिस जगह पर दंगा हुआ उस इलाके के अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलने वाला है। बुलडोजर एक्शन की खबर सुनकर बहराइच के दंगे वाले मोहल्ले का क्या माहौल है? आज सीएम योगी को अमिताभ यश ने बहराइच की क्या रिपोर्ट सौंपी, वो सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको बहराइच कांड की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जो अब तक नहीं देखी गई हैं। 13 अक्टूबर को जिस अब्दुल हमीद के घर की छत पर राम गोपाल को गोली मारी गई, वहां अंदर क्या क्या हुआ, अब्दुल हमीद के घर के अंदर उसके कमरे के अंदर क्या क्या मिला है, घर की छत पर क्या दिखा, एक एक तस्वीर इंडिया टीवी के रिपोर्टर अविनाश तिवारी ने अपने कैमरे में कैप्चर की है। इन तस्वीरों को और अविनाश की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि 13 अक्टूबर को हुआ क्या था। ये अब्दुल हमीद का घर है और अब्दुल हमीद के घर के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। गाड़ी को पूरी तरीके से ये जला दिया गया है। इंडिया टीवी इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है और सबसे पहले घर पे पहुंचने वाला चैनल है। किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। आप रिश्तेदार हैं अब्दुल हमीद के? नहीं, उनके कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे सामान वामान ठीक कर रहे हैं? अरे प्रधान है। अच्छा, प्रधान है गाँव के? जी, शकील अहमद। शकील अहमद। तो ये जो तोड़ फोड़ हुई है पुलिस प्रशासन आपको लेकर के आया सामान ठीक कराने? जी 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 जी। ये प्रधान है शकील अहमद। इनकी देखरेख में पूरा जो ये घर है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, अंदर की भी आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल हमीद का घर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी में है। यहाँ किस तरीके से देखिए बोतल पड़े हुए हैं, कांच के सारे बोतल तोड़ फोड़ की गई है यहाँ पे और बड़ी संख्या में यहाँ पे कांच के बोतल पड़े हैं। आप देखिए ये सारी कांच की बोतल फूटे हुए पड़े हैं। सारे कोल्ड ड्रिंक्स की ये बोतल है, इसको यहाँ से जो है तोड़ फोड़ जो है की गई है। और यहाँ पे अंदर देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है और यहाँ पे अंदर किस तरीके से पूरा सामान बिखरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 13 तारीख को जब घटना घटी तो उसके बाद जो भीड़ है वो अंदर प्रवेश की और पूरी तरीके से यहाँ पे तहस नहस किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे जो अगर बात करें ये वो छत है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। और अंदर अब तस्वीरें देखिए, प्रधान जी को लेकर के पुलिस यहाँ पे पहुंची है और पुलिस ये कह रही है कि जो सामान है उसको ठीक तरीके से रख दिया जाए क्योंकि अब्दुल हमीद के परिवार से कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो प्रधान स्वयं आए हैं ताकि यहाँ पे जो सामान है उसको सुरक्षित कर दिया जाए। ये अब्दुल हमीद का पूरा घर है। देखिए पूरा घर पूरी तरीके से खाली है और सारे सामान यहाँ पे कई सारे सामानों को जो है तितर बितर कर दिया गया है। ये कमरा देखिए, यहाँ पे भी सारे सामानों को जो है असुरक्षित कर दिया गया है, तितर बितर कर दिया गया है और बाहर भी जितने सामान है उनको तितर बितर कर दिया गया। यानी कि जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो भीड़ घुसी उसने जो सामान थे उसको असुरक्षित किया। देखिए ये सारी तोड़ फोड़ की गई है, ये चारपाई तोड़ी गई है, डंडे पड़े हैं यहाँ पे। देखिए मौके पर सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा है, डंडे पड़े हैं यहाँ पे। इस डंडे का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है ये तो पुलिस जब जांच करेगी तभी निकल करके सामने आएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप जहां नजर दौड़ाएंगे कांच की बोतलें ही नजर आएंगी। पूरा आंगन कांच की बोतलों से भरा है। तो अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीरें आपने देखी। दरअसल 13 अक्टूबर को बहराइच शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। विसर्जन के दौरान डीजे बज रहा था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। जुलूस महाराजगंज में अब्दुल हमीद के घर के पास पहुंचा और उसी वक्त अब्दुल हमीद अपने घर की छत पर था। इसी दौरान कुछ युवकों ने डीजे बंद करने को कहा तो विवाद हो गया। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया और बवाल और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा लेकर अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया। वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
सबसे पहले हम बात करते हैं राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उस जगह पे भी आपको हम लेकर के चलते हैं कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई थी वो छत पे हुई थी और छत पे हम अब आपको लेकर के चलते हैं। ये सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से अगर बात करें तो ये छत जो है वो अब्दुल हमीद की है और यही सी छत पे चढ़ा था राम गोपाल मिश्रा जहां पे उसकी हत्या की गई। बाद में आपको देखिए इस छत का क्या नजारा है, इस छत को भी मैं आपको दिखाता हूं। इस छत में किस तरीके से यहाँ पे जो है तमाम सारे कांच की बोतलें हैं वो पड़ी हुई है, डंडे पड़े हुए हैं। ये आगे का साइड है, देखिए ये तस्वीर कितनी पतली सीढ़ी है, यहाँ पे देखिए कितनी पतली सीढ़ी है और इससे केवल एक व्यक्ति ही एक बार में आ सकता है। इस पतली सीढ़ी के रास्ते देखिए यहाँ पे यही वो घटना है और देखिए यही वो झंडा है जिसको राम गोपाल मिश्रा ने फहराया था। देखिए यही वो झंडा है, ये तस्वीरें देखिए, ये वही वो झंडा है जिसको राम गोपाल मिश्रा ने फहराया था और उसके बाद अब्दुल हमीद ने उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद फिर उसके शव को यहाँ से घसीटते हुए नीचे ले गया। और तमाम इस छत की स्थिति देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो इस छत पे आए और इस छत की स्थिति दिखाए। कितनी यहाँ पे कांच की बोतलें, कितने यहाँ पे पत्थर, कितने यहाँ पे डंडे बिखरे हुए हैं। यही वो बालकनी है जिसपे अगर बात करें तो राम गोपाल मिश्रा ने इस झंडे को लहराया था। ये जो झंडा है, भगवा झंडा है, ये देखिए अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस भगवे झंडे को उसने लहराया था और ये वो छत है। देखिए इस छत की स्थिति, डंडे पड़े हुए हैं, इसके साथ साथ कांच की बोतलें पड़ी हुई है और इसके देखिए कांच की बोतलें कितनी सख्त हैं कि मेरे जूते को फाड़ते हुए अंदर घुस गई हैं। देखिए ये स्थिति है इस छत की, कितनी कांच की बोतलें हैं, टूटी हुई लकड़ियां हैं, ये डिश हैं। देखिए ये बालकनी पूरी तरीके से टूट गई थी। इस बालकनी के आप हालात को देखिए, किस तरीके से इस बालकनी को यहाँ पे टूटी और उसके बाद फिर राम गोपाल मिश्रा की यहीं पे हत्या की गई। तो ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव जो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है और यही वो घटना स्थल है जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। तो किस तरीके से अब्दुल हमीद का घर है और किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ है, तस्वीरें हमने सब कुछ आपको एक्सक्लूसिव दिखाई। गोली अब्दुल हमीद की बंदूक से चली, गोली चलाने वाले उसके बेटे सरफराज और तालिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल अभी सभी आरोपी जेल में बंद है, लेकिन अब प्रशासन आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी कर रहा है। बहराइच के दंगे वाले मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। बुलडोजर एक्शन के डर से स्थानीय लोगों ने खुद अपने अपने अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। बहराइच के दंगे वाले मोहल्ले में बुलडोजर एक्शन की आहट से लोगों में घबराहट क्यों है, अब इसे भी समझिए। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने राम गोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर की रेड मार्किंग करके वहां पर नोटिस चस्पा दिए हैं। इनमें से 20 घर मुसलमानों के हैं, जबकि 3 घर हिंदू समुदाय के हैं। इन सभी को नोटिस देकर कहा गया है कि वो खुद से अपने अपने घर के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटा ले। यह अल्टीमेटम 3 दिन का था, जिसका आज आखिरी दिन है। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर उन्होंने खुद से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन उसे खुद हटाएगा और उसमें जो खर्चा आएगा वो अवैध अतिक्रमण करवाने वालों से वसूला जाएगा। और इसी के बाद आज बहराइच के मैसी महाराजगंज इलाके में लोगों ने अतिक्रमण खुद ही हटाने शुरू कर दिए। ये अब्दुल हमीद का घर है, यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस लगाया हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया हुआ है और साफ तौर पे इस पे कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर ये अवैध निर्माण जो है इसको तोड़ दिया जाए, अन्यथा पीडब्ल्यूडी विभाग इसे तोड़ेगा और जो भी तोड़ने की रकम आएगी वो मकान मालिक से वसूला जाएगा। जो नियम बताया गया उसमें यह है कि ये सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच से 60 फीट की दूरी पे जो निर्माण है, अगर उस दायरे में निर्माण है तो उसको आपको तोड़ना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको परमिशन जिलाधिकारी या जो संबंधित विभाग है उससे लेनी होगी। अगर आपने ली हुई है तो उसकी कॉपी प्रस्तुत करिए, अगर आपने परमिशन नहीं ली हुई है तो अपना अवैध निर्माण तोड़िए। अभी अब्दुल हमीद का जो मकान है ये 20 फीट अवैध निर्माण में आ रहा है, यानी कि सड़क से 40 फीट दूर से इसके मकान का निर्माण शुरू हुआ है और अंदर 20 फीट तक जो निर्माण है वो अवैध निर्माण के दायरे में आ रहा है। और इसी को लेकर के अब प्रशासन ने यहाँ कुल 23 घरों में नोटिस लगाई है, जिनमें 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं। आप अगर आगे चलेंगे तो ये जो मकान आप देख रहे हैं अब्दुल हमीद के बगल के जो 3 मकान है ये हिंदुओं के मकान है। और इसके बाद अगर बात करें तो कुल 23 घरों में महाराजगंज बाजार में ये नोटिस लगाई गई है। कुंडासार,
महासी और नानपारा का ये पूरा क्षेत्र बताया जा रहा है, सड़क मार्ग बताया जा रहा है 38 किलोमीटर का, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग चौड़ीकरण कर रहा है। और इसी के लिए अगर बात करें तो तोड़ फोड़ का कार्य अब किया जाएगा। आज आखिरी दिन है, 17 तारीख को ये नोटिस लगाई गई है और आज 20 तारीख हो गई है, यानी कि 3 दिन, आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। कल से कभी भी प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। नोटिस चस्पा होने के बाद तस्वीरें देखिए, सब लोग अपने अपने दुकानों को अब खाली कर रहे हैं। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा है कि अगर ये लोग अपना निर्माण कार्य नहीं तोड़ते हैं तो अगर पीडब्ल्यूडी विभाग बुलडोजर चलाएगा तो इनसे बकायदा पैसा लेगा। तो ये अब देखिए तस्वीरें, दुकान खाली की जा रही है, सब कुछ हटाया जा रहा है, जितने निर्माण है, सामान है, सबको यहाँ से ले जाने का कार्य चल रहा है। उधर भी आप देखेंगे तो सभी लोग अपने घरों पे जो निर्माण था, जो अवैध निर्माण के दायरे में आ रहा है, उसको खाली करने का कार्य अब कर रहे हैं। सामान देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के जा रहे हैं। इधर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर भी दिखाएगा किस तरीके से यहाँ पे दुकानों को खाली करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे सभी दुकानों को खाली किया जा रहा है। जिधर भी आप निगाह डालेंगे, जितने भी मकान हैं, सभी को यहाँ से खाली करने का कार्य किया जा रहा है। तो आज आखिरी दिन है मकानों को खाली करने का। अगर आज ये लोग खाली नहीं करते हैं तो कल के बाद प्रशासन कभी भी यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब्दुल हमीद के घर पर जो नोटिस चिपकाया है उसमें क्या लिखा है वो भी देखिए। नोटिस में लिखा है कि कुंडासर मैसी नानापारा मार्ग प्रमुख जिला श्रेणी का मार्ग है। रोड के सेंटर से 60 फीट की दूरी के अंदर निर्माण अवैध है। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर निर्माण अनुमति के साथ किया गया है तो उसके कागज दिखाए जाएं, नहीं तो खुद से अतिक्रमण हटा ले। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पीडब्ल्यूडी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लेगा और इस कार्रवाई में जितना भी खर्च आएगा उसे निर्माण कराने वाले से वसूला जाएगा। अब्दुल हमीद के घर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है घर खाली करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन यहां पे पहुंची हुई है और उसके जितने सामान बाहर बिखरे हुए थे उसको अंदर करवा के सुरक्षित करवा रही है। देखिए बाकायदा यहां पे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो वीडियो भी बनवा रहे हैं और खुद जो है यहां पे मौके पर मौजूद हैं अपने थाने की फोर्सेस के साथ। और जितना सामान अब्दुल हमीद के घर के बाहर बिखरा था, यानी कि 13 तारीख को जिस दिन घटना घटी थी उस दिन यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी और जब तोड़फोड़ हुआ तो उसके बाद कई सारे सामान बाहर बिखरे हुए थे। तो लिहाजा अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस लगाया हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो नोटिस लगाया हुआ है उसके बाद जो अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी है उसके पहले जो सामान अब्दुल हमीद का बाहर बिखरा हुआ था उसको अब पुलिस प्रशासन सुरक्षित करवा रहा है। खुद देखिए मौके पर यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनके थानों की फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है और वो खुद यहाँ पे जो बाहर सामान बिखरा हुआ था, ज्वेलरी की ये दुकान थी और ज्वेलरी के जो तमाम सारे सामान थे जो बाहर बिखरे हुए थे उसको अब अंदर सुरक्षित करवा रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लॉकर है जिसमें सोने चांदी का जो सामान है वो रखा जाता है। अंदर गाड़ी खड़ी है अब्दुल हमीद के, वहां पे आप देखिए कि उस गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है और अंदर 2 बाइक भी खड़ी हुई है। तो इन तमाम सारे सामान को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। 3 दिन का वक्त दिया गया था जिसका आज आखिरी दिन है, यानी अब्दुल हमीद समेत सभी 23 लोगों के पास सिर्फ आज तक का वक्त है। वैसे बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद ने करीब 20 फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और दुकान बनाई। इसके अलावा इलाके की मस्जिद से लगी दुकानों को अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी भेजा गया है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया है और नोटिस की समय सीमा आज खत्म हो रही है, यानी कल के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशासन के साथ मिलकर कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन नोटिस लगने के बाद जो दुकानें कल तक महाराजगंज बाजार में नहीं खुल रही थी आज खाली की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किराना की दुकान है और मस्जिद से लगी हुई ये दुकान है, इसे आज पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। इसके मालिक है हमारे साथ बातचीत के लिए। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अहमद। ये नोटिस लगा उसके बाद आप लोग खाली करने के लिए आए? जी जी जी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध निर्माण इसे बताया है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये अवैध निर्माण आप लोगों ने कराया था? अब जब गवर्नमेंट बता रहे तो है। कहा गया कि आप लोग परमिशन नहीं लिए हैं, अगर परमिशन लिए हैं तो कॉपी दिखाइए। वही कह रहा है, जो गवर्नमेंट के वही सही है। ये भी कहा गया इसमें कि अगर आप लोग खुद से तोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रशासन तोड़ेगा तो पैसा आप लोगों से लेगा। इसीलिए तो हम तोड़ रहे हैं इसको ना, कि पैसा है नहीं हमारे पास मस्जिद पास, तो अपने हाथ से इसको गिरवा दें। आज ही आखिरी तारीख है, आप लोग आज तोड़वा देंगे इसको आज ही इंशाल्लाह तोड़ जाएगा। आज ही आप लोग तोड़ देंगे? जी जी। जो घटना हुई है किस तरीके से आप लोग देखते हैं, मानते इस घटना की वजह से ये बुलडोजर कार्रवाई होने वाली तैयारी है? नहीं तो पहले तो इंसान लगे हुए थे इसके, मगर अब बहाना कुछ और होता है, निशाना कहूँ और होता है। अब बहाना मिल गया तो
मस्जिद पर भी काफी जो है आरोप लग रहा है कि मस्जिद से भी पत्थरबाजी हुई, कई घायल जो उन्होंने बताया कि मस्जिद से भी पत्थरबाजी हुई थी। आपको चल के मैं दिखा दूं, अपनी शीशे बोतल फेंकी गई उसके अंदर, इधर अभी तक टूटे पड़े हुए हैं। मस्जिद से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? कार्रवाई नहीं, सब गलत हुआ। मस्जिद तो आदमी यही करने जाएगा। 23 मकान कुल तोड़ने के लिए नोटिस लगाए गए हैं, जिसमें से 3 हिंदुओं के हैं, 20 के करीब मुसलमानों के बताया जा रहे हैं। जी हाँ, मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं। हिंदू और हैं तो उनकी दुकान जबकि ज़्यादा है, मतलब रोड से भी उनकी और फाजिल, वहाँ नोटिस नहीं लगाई गई है। जैसे वो दुकान देखिए आप, उस पर नोटिस नहीं है, और अब्दुल हमीद का घर थोड़ा पीछे है तो वहाँ नोटिस है। तो ये हाजी हैं जो कि मस्जिद में रहते हैं, बता रहे हैं कि ये दुकानें उनकी हैं, नोटिस लगाई गई है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इनका आरोप है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खुद से तोड़ देंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है प्रशासन को दें, लिहाजा ये दुकान खाली करके आज इसे तोड़ने का काम करेंगे। इधर दंगे वाले मोहल्ले में पीले पंजे का खौफ है, तो उधर बहराइच कांड को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में है। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बहराइच की घटना पर सीएम योगी को आज अधिकारियों ने फुल रिपोर्ट सौंपी है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, गृह सचिव दीपक कुमार और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता को एक साथ सीएम ने बुलाकर बहराइच मामले की पूरी जानकारी ली और ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली। मीटिंग में अमिताभ यश ने बहराइच में आंखों देखा हाल बयां किया। 14 अक्टूबर को अमिताभ यश उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब राम गोपाल की हत्या से गुस्साई भीड़ बवाल कर रही थी। अधिकारियों ने योगी को इस बारे में बताया कि बहराइच में हुए दंगे में किस तरह से लापरवाही बरती गई। मौके पर पुलिस अफसर दंगे को कंट्रोल करने में क्यों असफल रहे, घटनास्थल पर देरी से पहुंचने वाले अधिकारी कौन थे, घटनास्थल से फोर्स लेकर 2 किलोमीटर दूर तक कौन खड़ा था, कौन फसाद होने पर एक दुकान में छिपकर बैठ गया, मिक्स आबादी वाले क्षेत्र में कैसे पुलिस फोर्स तैनात थी, क्या दंगा रोकने के लिए वहां पहले से इंतजाम नहीं थे। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के लगाए गए नोटिस और ध्वस्तीकरण को लेकर इंतजाम की भी सीएम योगी को जानकारी दी गई है। उधर बहराइच में भी पुलिस एक्शन में है। इस मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज कर 89 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल 26 आरोपियों को जेल भेजा गया। वहीं अब्दुल हमीद, सरफराज समेत 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले सरफराज और तालिम का हाफ इनकाउंटर भी हुआ है। तो लगातार एक्शन इस पूरे मामले में जारी है। वहीं कल बहराइच पुलिस ने 26 आरोपियों को जेल भेजा। बहराइच पुलिस ने जिन 26 आरोपियों को जेल भेजा है उनकी तस्वीरें भी देखिए। ये सभी के सभी बहराइच हिंसा में नामजद है। एफआईआर में बकायदा इनका नाम दर्ज किया गया है और इन 26 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये किसी ना किसी तरीके से उस हिंसा में शामिल थे जो हिंसा रामगोपाल के हत्या के अगले दिन हुई थी। जिन 26 आरोपियों को जेल भेजा गया है, अब आपको उनके नाम भी सुनाते हैं क्योंकि लगातार नाम को लेकर यह कहा जाता था कि एक तरफा कार्रवाई होती है। अब आपको नाम बताते हैं कि किन किन के नाम इसमें शामिल है। अल्ताफ जिस पुत्र असलम, उसका नाम इसमें शामिल है। अनवर पुत्र अंसार अहमद, इसके अलावा तालिब पुत्र जाहिद, नफीज पुत्र रमजान और इसके साथ साथ जो 5वां आरोपी है नौशाद पुत्र आमीन, सलाम बाबू पुत्र मुनौ और इसके साथ साथ गुलाम पुत्र दानिश, इमरान पुत्र नसीम और एहसान पुत्र अली। यानी कि फिलहाल ज्यादातर जिनके नाम सामने आ रहे हैं सभी मुस्लिम समुदाय के हैं। अली पुत्र शफी ये भी उस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और इसके साथ साथ दोस्त मोहम्मद पुत्र नजीर, जाहिद पुत्र अब्दुल शाहिद और आलम पुत्र गुलाम सैयद, ये भी इस पूरे बहराइच के कांड में इसका नाम भी सामने आया है। इसके अलावा जो और नामजद आरोपी हैं उसमें इमरान का नाम शामिल है, इमरान पुत्र नसीम और इसके साथ साथ जिशान पुत्र नसीम, रिजवान पुत्र तलीफ और फुलकान पुत्र लतीफ और इसके साथ साथ इमरान पुत्र लतीफ, इसका नाम भी शामिल है। वहीं बाकी के और आरोपी जिसमें समुद्दीन का नाम शामिल है, इसमें इमरान, मिराज, आमिर, शहजादे जो कि पुत्र गुलाम है और इसके साथ साथ मोहसिन, शहजादे और सलमान, इन तमाम 26 आरोपियों के नाम एफआईआर में लिखे गए हैं। यानी कि नामजद आरोपी है जिनके बकायदा नाम एफआईआर में दर्ज किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम अब्दुल हमीद, उसके बेटे और इसके साथ साथ उन तमाम आरोपियों के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं रामगोपाल हत्याकांड को लेकर अब्दुल हमीद की बेटी का भी बयान सामने आया। रुखसार ने इंडिया टीवी से कहा कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, भीड़ अचानक आई और बचाव में गोली चली। हालांकि रामगोपाल की मौत किसकी गोली से हुई है, अब्दुल हमीद की बेटी इसे लेकर कंफर्म नहीं है।
आपके भाइयों के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, मानती कि उनका कसूर हो सकता है या कसूरवार है वो तो पूरी डिटेल निकाले, वहाँ पहले जांच पड़ताल करे कि उनका कसूर है कि नहीं। उन लोगों ने अपने बचाव में जो भी किया, भीड़ एकदम से घर में आई है, उन लोगों ने अपने बचाव में जो किया, जो उनको समझ में, उसने उसको मारा नहीं था। ये एक अनहोनी है, मतलब अपने आप को बचाने में वो गोली उस पर लग गई, उसको भी अफसोस था। आपके भाई लोगों ने बताया कि गोली उन्होंने ही चलाई है? नहीं, जब उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई तो वो कैसे बताएंगे? गोली दोनों तरफ से चल रही थी। अब क्या पता भाई की गोली से उसको गोली लगी है कि जो उन लोगों ने खुद उसको गोली मारी। जब वो लोग इतना झूठा बयान दे सकते हैं कि करंट लगाया गया है, नाखून निकाले गए, सब झूठा साबित हुआ नहीं हुआ, तो ये कैसे कंफर्म हो सकता है कि गोली मेरे भाई नहीं मारी है? ये भी तो झूठ हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा एकदम क्लियर है, अगर दंगा करोगे तो एक्शन होगा। और इसीलिए बहराइच में जिसने सामाजिक सौहार्द में जहर घोलने की कोशिश की, उस पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में तो हवा और पानी दोनों जहरीली हो गई हैं। एक तरफ राजधानी में जहां AQI हाई होने से दम घोटू मुसीबत आ गई है, तो वहीं यमुना में जहरीला झाग ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। साथ ही साथ इस पर खूब सियासत भी हो रही है। दिल्ली में लगातार हर बार इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर हवा पोल्यूटेड हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ यमुना में भी इस तरीके से झाग देखने को मिलती है। राजधानी दिल्ली वालों को पीने का पानी देने वाली यमुना नदी का पानी एक बार फिर प्रदूषित हो गया है। यमुना नदी में सफेद रंग की झाग दिखाई दे रही है। कल जितनी झाग दिखाई दे रही थी, उससे कहीं ज्यादा हालात आज बिगड़ गए हैं। करीब 2 फीट झाग बढ़ गया है। आज 4 से 5 फीट ऊंचा सफेद जहरीला झाग नदी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। छठ पूजा से पहले यमुना गंदी और जहरीली होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना की जब ये डरावनी तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो दिल्ली सरकार की भी नींद टूटी। दिल्ली सरकार फौरन एक्शन में आई और कुछ केमिकल का छिड़काव दिल्ली सरकार ने यमुना के इस गंदे पानी में करवाया और दावा किया वीडियो जारी करके कि यमुना का जो पूरा झाग है वो दिल्ली सरकार ने मिनटों में साफ कर दिया है। लेकिन जो रियलिटी है वो उससे एकदम अलग है। जितना झाग राजधानी दिल्ली की गंदी यमुना में कल था, उससे ज्यादा झाग आज यमुना में है। तस्वीरें आप देखिए कि सरफेस तक जो यमुना का घाट है वहां तक ये पूरा फॉर्म आ चुका है। कल अगर 3-3 फुट का फॉर्म तैर रहा था और केवल किनारे पे ये फॉर्म तैर रहा था, सफेद झाग, सफेद जहरीला झाग तैर रहा था, तो आज यमुना का जो पूरा जितना भी सरफेस है, पूरे इलाके में जो है, पूरे पानी में इस समय सफेद झाग तैर रहा है। दिल्ली सरकार ने दावा किया, लेकिन जो असलियत है वो उससे विपरीत है। दिल्ली के लोग अभी भी मजबूर हैं इसी गंदी यमुना में आने के लिए, इसी गंदी यमुना में पूजा करने के लिए। छठ नजदीक है, जो छठ व्रती हैं अब वो कुछ दिनों में इन्हीं घाटों में आएंगे और मजबूर होंगे इसी गंदे पानी में छठ मैया की पूजा करने के लिए। जैसे हालात आप देख रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला हो गया। यमुना नदी सफेद झाग से भर गई है। हर साल सफेद झाग लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल यमुना को साफ करने का दावा तो किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने तो यमुना को लंदन की टेम्स रिवर जैसा स्वच्छ बनाने का भी दावा कर दिया था, लेकिन सार दल सार यमुना साफ होने की जगह और ज्यादा मैली होती जा रही है। इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। आज दिल्ली बीजेपी के कई नेता यमुना घाट पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना में फैले झाग को लेकर चिंता जताई और इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, ये प्रदूषण केवल दिल्ली वालों के लिए नहीं है, दिल्ली में रहने वाले पशु पक्षी जितने भी लोग हैं, आप और मैं सब इससे प्रभावित हैं। सवाल यही है कि कब ये दिल्ली का प्रदूषण कम होगा और कैसे होगा, और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके जिम्मे ये काम है। दिल्ली की राज्य सरकार, केजरीवाल साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने तीनों चुनावों में दिल्ली की जनता से वायदा किया, दिल्ली के पूर्वांचल वासियों से वायदा किया कि दिल्ली में यमुना जी को साफ करूंगा, इतना साफ करूंगा कि यहाँ पर डुबकी लगाई जा सके। स्वयं बोलते हैं मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब कि मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आए जरा आचमन भी लेके दिखाएं। यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट यमुना जी में
0% है। फीकल कंटेंट यहाँ पर 9 लाख से ऊपर है, जबकि जब यमुना जी दिल्ली में एंटर करती हैं तो ऑक्सीजन कंटेंट 9 है, मतलब वो पानी पीने लायक है। और फीकल कंटेंट वहां 1200 है केवल, नॉन पोल्यूटेंट जितना है। और 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को मिला यमुना जी की सफाई के लिए, जो 18 बड़े नाले और छोटे बड़े मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं। वहां पर बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए मिला था। इन्होंने उसके ऊपर 3 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। तो सीधा सीधा मामला भ्रष्टाचार का भी है, दिल्ली की जनता को ठगने का भी है, उनको झूठ बोलने का भी है, दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का भी है। यमुना नदी में जानलेवा झाग को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया तो दिल्ली सरकार की ओर से भी जवाब आ गया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यमुना नदी के प्रदूषण के लिए यूपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं सोचा कि एक गिलास पानी पीने यमुना जी के पास आता हूं, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल ने बोला था 25 तक साफ हो जाएगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, 1 मिनट, ये एक गिलास पानी है यमुना का। ये केवल हवा और पानी जहरीला करने का नहीं, ये सनातन का अपमान, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पहचान। छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ आएंगी और उनकी त्वचा पर या उनके मुंह में इस प्रकार का पानी जाएगा तो वो जहरीला पानी है। और ये इतना जहरीला है, इसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और पानी एक भी थोड़ा सा भी साफ नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल का वो बाइट याद दिलाना चाहता हूँ। 15 का भी बाइट है, 20 का भी बाइट है। 5 वर्ष दे दीजिए, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं साफ कर दूंगा पानी, और अगर नहीं साफ हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले। तो दिल्ली सरकार ने ठीक रहा तो यूपी सरकार पर फोड़ दिया। यमुना नदी में झाग कोई पहली बार नहीं हो रही है। हर साल ठंड के दिनों में यमुना में झाग ही झाग हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि यमुना रिवर में झाग क्यों हो जाता है। झाग की असली वजह आपको बताते हैं। सबसे पहले जो पानी में फॉस्फेट का लेवल है वो दरअसल इन दिनों में काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सफेद रंग की मोटी झाग आपको दिखाई देती है। वहीं वजह नंबर 2 है कि पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो वजह नंबर 3 है, पेड़ पौधों के सड़ने से जो वसा निकलता है उससे भी ये झाग बनती है। और यही वजह है कि इतनी ज्यादा संख्या में, इतनी ज्यादा मात्रा में ये झाग हो जाती है और ये झाग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। लेकिन इस बार ये झाग और ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई फीट ये झाग है। यमुना में चाहे आप किसी भी घाट पर चले जाए, आपको ऐसा झाग जरूर दिखाई देगा। हालांकि कालिंदी कुंज एक ऐसा एरिया है जहां पर झाग की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो चाहे फॉस्फेट के लेवल बढ़ने से हो, या फिर अमोनिया की मात्रा बढ़ने से, या फिर पेड़ पौधों के सड़ने से जो वसा निकलता है उससे ये झाग निकलती है। और ये झाग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी भले ही प्रदूषित हो चुकी हो, यमुना का पानी जो है वो जहरीला हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की यमुना नदी आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसको आज भी लोग पवित्र नदी मान के इसमें स्नान करने आते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक यमुना नदी के पानी की जो एकदम जहरीला है, काला पानी हो चुका है जिससे बदबू आ रही है, और उसके ऊपर सफेद जहरीला झाग तैर रहा है। लेकिन अब जो लोग हैं जो यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो सुबह सुबह यहाँ पे स्नान के लिए आए। हालांकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर इसमें स्नान के बदले अगर आप इसमें हाथ भी डालते हैं तो आपको कई बीमारियां हो सकती है। दिल्ली सरकार ने बैन भी लगाया है कि इस पानी में स्नान नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। पूजा करने के बाद ये मान्यता है कि स्नान करना होता है, इसलिए जो लोग यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो अपनी
पूजा को पूरा करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे इसी जहरीले झाग के साथ इसी गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर है। यमुना नदी को कभी जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता था। शास्त्रों में गंगा के बाद जो दूसरी सबसे पवित्र नदी है वो यमुना है, लेकिन आज देश की राजधानी में ही यमुना दूषित हो गई है। खास बात यह है कि यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही है। अगर बात करें कि दिल्ली में यमुना क्यों आखिर प्रदूषित हो जाती है, दरअसल हिमालय के यमुनोत्री से निकलने के बाद जब यमुना उत्तराखंड और हरियाणा यूपी से होते हुए दिल्ली पहुंचती है तो यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिलने तक यमुना का जो रिवर कुल वो 1376 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। अब अगर बात करें तो यमुनोत्री से निकलकर जब प्रयागराज तक बहती है तो यमुना की जो लंबाई बढ़ जाती है वो 1376 किलोमीटर तक हो जाती है। दिल्ली के पल्ला में जब यमुना की एंट्री होती है तो कालिंदी कुंज तक वो लगभग 54 किलोमीटर तक बहती है, यानी कि पूरा स्ट्रेच जो दिल्ली में यमुना का होता है वो 54 किलोमीटर का होता है, जहां से एंट्री करती है और जहां से फिर कालिंदी कुंज से एग्जिट यमुना नदी करती है। इसके बाद अगर बात करें तो फरीदाबाद से कालिंदी कुंज तक जो लंबाई है वो 22 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि 80% यमुना यही प्रदूषित होती है। ये वो एरिया है जो फरीदाबाद से कालिंदी कुंज तक होता है, जो लगभग 22 किलोमीटर का है, और यही वो एरिया है जहां पर यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा हिस्सा यमुना में इसी एरिया में मिलता है, और जब लोग ऐसे पानी में स्नान करते हैं तो कई तरह की स्किन की बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां इसी तरह के गंदे यमुना के पानी से होती हैं। राजधानी दिल्ली में हवा और यमुना का प्रदूषण कोई नई बात नहीं है। दिल्ली वालों ने तो इसे प्रदूषण सीजन भी मान लिया है। जैसे पतझड़ का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, वैसे ही ठंड से पहले आता है प्रदूषण का सीजन, जो 1 महीने तक दिल्ली वालों का दम खोटता है। मगर कुछ दिल्ली वाले हैं, दिल्ली का भविष्य है, जो इसे अपना भविष्य मानने से इनकार कर रहे हैं, इस प्रदूषण को नकार रहे हैं, इस गंदगी को नकार रहे हैं। दिल्ली के युवा जब सरकार फेल हो गई तो खुद अब यमुना के घाटों में आके सफाई कर रहे हैं, पर ये युवा केवल इस घाट की गंदगी को साफ कर सकते हैं। जो घाट के किनारे ये पूरा यमुना के पानी में सफेद झाग है, ये प्रदूषण है, ये जहर है, इसे ये साफ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय इन घाटों पे आपको ये दिल्ली के युवा नजर आएंगे, दिल्ली का भविष्य है वो नजर आएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी फिलहाल इस झाग से निपटने के लिए, इस झाग से दिल्ली वालों को छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। प्रदूषण को कुछ लोगों ने अपनी रियलिटी बना लिया है, मान भी लिया है, लेकिन आप लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जी देखो, मजबूरी ये है कि आलम इतना बुरा हो चुका है और आज भी यूथ है वो घर पे सोया हुआ है। शनिवार संडे जो होता है लोग घर से निकल के आते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ आगे समाज में बदलाव लिया जाए। आप देख सकते हैं जो यमुना की स्थिति, ये मेरे हाथ में मेडिकल है, मेडिसिन है, और इसमें यहाँ यमुना में क्या काम है इसका। यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, यहाँ तक कि पूजा पाठ का सामान और हर तरह की चीजें मिलती हैं। आज आप अपनी दिल्ली के लिए यहाँ पे आए हैं, बदबू बहुत है, जो पानी है वो काला है, उसमें सफेद जहरीला झाग है। आपको डर नहीं लग रहा कि आप इस पानी को छुएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा? अब आने वाला जो महापर्व है छठ, उसके लिए सरकार तो आगे आ नहीं रही, तो हम लोगों को ही आना पड़ेगा। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, सरकार तो कुछ करने से रही। अब सरकार दिल्ली में फ्री तो देती है हर चीज, पर सरकार ये बताए कि 10 साल में यमुना जी से प्रदूषण कब फ्री मिलेगा। दिल्ली में जो यमुना है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इस पानी को न छुआ जा सकता है, न पिया जा सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इस पानी में आता है, जो सीवेज का अनट्रीटेड प्लांट से जो निकलता है वो इसमें आता है। उसके बाद ये यमुना इतनी जहरीली, इतनी गंदी हो जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो सारे जो यहाँ पे लोग सफाई कर रहे हैं ये सब यूथ है, यंग लोग हैं, जो अपना आज सैटरडे को अपनी छुट्टी वाले दिन अपनी दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पे आए। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, दिल्ली में इस समय प्रदूषण है, केवल आप और मैं नहीं, पूरे सब लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं वो इससे प्रभावित हैं। सरकारें फेल हो गई हैं, अब आप लोग बाहर निकल के आए हैं। क्या आप इससे अपना भविष्य मानने से इनकार करते हैं? क्या सरकार को आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने एंड से। हम लोग जितना कर सकते हैं, पर ये बहुत लार्ज उस पे है, स्केल पे। हम लोग कितना भी कर ले पूरा अच्छे से खत्म नहीं हो सकता है। हम कुछ भी कर ले, कितने साल तक कर ले, हम 3 साल से ऑलरेडी हैं यहाँ पे। पर सरकार को अपने लेवल पे करना चाहिए, जो फंडिंग आती है उन्हें यहाँ पे यूज करनी चाहिए।
तो दिल्ली का युवा तो जाग गया है, यमुना को साफ करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन सरकारें अभी भी आंखें मूंद कर बैठी हैं। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते थे कि दिल्ली की सफाई होगी, यमुना की सफाई होगी, लेकिन जो सफाई है वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देती है। अब समाज सेवी संस्थाएं भी सामने आकर यमुना की सफाई कर रही हैं, लेकिन यमुना के जहरीले पानी को देखकर लोगों की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि महापर्व छठ में करीब 15 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में छठ व्रती यमुना में आकर अर्घ देंगे, इसीलिए यमुना के पानी में स्नान भी करना होता है। यमुना का झाग कितना जानलेवा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पानी में मौजूद अमोनिया और फॉस्फेट से सांस और स्किन की बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही यमुना के पानी में काले रंग का जो लेयर बना हुआ है उससे कैंसर और फेफड़े के रोग भी होते हैं। ऐसे में यमुना में छठ पूजा करने वाले लोग चिंतित हैं। इस समय हम कालिंदी कुंज घाट पे हैं, यमुना के किनारे पे, लेकिन जो यमुना है वो बेहद गंदी है, पानी जहरीला है, सफेद झाग तैर रहा है। इसके बावजूद हमने देखा कि आपने अपने हाथ पैर इस गंदे पानी में धोए हैं। क्यों मजबूर हैं आप? क्यों आपको नहीं लग रहा कि इस गंदे पानी में अगर आपने हाथ डाला है, पैर डाला है, तो आप बीमार हो सकते हैं? मैम, हम बाबा की पूजा करने के लिए आए, क्या करें, इसकी कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। रास्ता में गेट भी बंद कर दिया, जो कि गाड़ी यहाँ भी आती थी, अब तो गाड़ी भी नहीं आ पा रही है। ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं कि जो कि चलना भारी है। हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये कोई सोच ही नहीं रहे, ना मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं इस चीज में। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको तो दिख रहा है ना कि पानी गंदा है। गंदा है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी मजबूरी है, बाबा के दर्शन करने हमें नहाना पड़ता है। इस चीज में हमारी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी को कौन हल करेगा? यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है तो साफ होती है, उसके बाद नजफगढ़ नाला और तमाम ऐसे नाले जब यमुना में आकर मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है, तभी यमुना गंदी होने लगती है। दिल्ली में जहां यमुना का पानी जहरीला हो चुका है, तो दूसरी तरफ हवा भी दमघोटू हो गई है। हरियाणा और पंजाब में लगातार पराली का जलना अब शुरू हो गया है, जिससे दिल्ली का AQI लेवल हाई हो गया है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 तक के पार भी जा चुका है। प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित कर एक्शन की तैयारी की जा रही है। आज अगर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 से ज्यादा है, जो कि बेहद खराब माना जाता है। दिल्ली के 10 इलाकों की तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्मोक दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 274 है, लेकिन कई इलाकों में इसका लेवल इससे भी काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। जो AQI है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और ये देखिए कि NDMC की तरफ से भी जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर पेड़ों के ऊपर भी छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हवा है वो ख़राब हो रही है। और केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है उसमें किसी भी तरह के सुधार के अभी आसार नहीं है। और जो CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन है जो जारी किया गया था, उसके मुताबिक 252 के भी ऊपर 292 से भी ऊपर जो AQI है वो जा रहा है। और लगातार चाहे आनंद विहार हो या फिर दूसरी जगहों पर, क्योंकि 15 से ज़्यादा ऐसे जोन हैं जहां पर इस तरह के चीज़ों अगर देखी जाए तो लगातार जो हवा है दिल्ली की वो ख़राब हो रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जो हालात है उसको कंट्रोल में किया जाए। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि चाहे दिल्ली हो या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार हर साल इन दिनों में, इन महीनों में इसी तरह से जो हवा है वो ख़राब होती है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो इस बार की अगर बात करते हैं तो ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के अलीपुर, आनंद विहार, बवाना, द्वारका, सेक्टर 8, जहांगीरपुरी, मुंडका, इन तमाम जगहों पर AQI 300 से ऊपर है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रैप यानी कि वन नेशन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 1 लागू कर दिया गया है, ताकि धूल के कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खराब होने की आशंका के चलते ग्रैप 2 की पाबंदियां भी अब लग सकती हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बात कोई नई नहीं है।
हर साल प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो साल 2018 में एवरेज AQI 225, 2019 में 215 और साल 2020 में 185, क्योंकि इस साल लॉकडाउन भी लगा हुआ था। वहीं साल 2021 की बात करें तो ये बढ़कर 209 हो गया और पिछले साल 204 रहा, जो बेहद खराब स्थिति को बताता है। और इस बार लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाना जिम्मेदार है। इसके साथ साथ इसी साल की अगर बात करें तो पंजाब में पराली जलाने के अब तक सबसे ज्यादा मामले यानी कि 1113 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हरियाणा में भी 559 मामले सामने आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, फिर चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, जहां पर किसान लगातार पराली जला रहे हैं।